गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैन स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग कर रहे हैं मॉडल पेपर्स का सॉल्यूशन, तो साइंस का और एसएसटी का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, साइंस और एसएसटी का सारा पाँच पाँच सेट जो है, एसएसटी का 4 सेट था वो कंप्लीट हो गया, साइंस का 5 सेट, ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। आज थोड़ा हिंदी करवाते हैं और उसके बाद आज ही मैथ्स का भी वीडियो आएगा। ठीक है, तो मैथ्स का भी ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव का भी करेंगे। तो देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। इतना सिंपल है कि आप लोग अगर बढ़िया से सिर्फ पढ़ लीजिएगा ना, एक बार ये वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो आपको लगेगा कि इतना आसान हिंदी का क्वेश्चन है कि आपका ऑब्जेक्टिव 40 में तो कम से कम 37-38 आप आराम से 37-38 नंबर ले आइएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और चलिए फिर हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए हम लोग का दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ रहेगा। सबसे ज़्यादा आपको पैसेज ही दिया गया है और पैसेज से ही आपका तो 20-25 नंबर आराम से आ जाएगा। तो देखिए दिया गया है कि हम जिस तरह भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत है, कठोर चीज़ खा सकते हैं, नन्हे बच्चे के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल केवल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वही तमाम द्रव्य सिखाते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर जड़ों का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाते हैं। ठीक है, आप ये सब क्वेश्चन बिना पैसेज पढ़े भी कर सकते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन है। गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है? तो गाछ वृक्ष का अर्थ होता है पेड़ पौधा। ठीक है, सेकंड है कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते, तो गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते, तो दांत नहीं होते हैं। उसके बाद गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं, तो गाछ वृक्ष के जड़ होते हैं, जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। ठीक है, पेड़ कब मर जाते हैं? पेड़ है जो कि आपका पानी ना मिलने पे मरता है। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो अगर कोई नहीं भी कुछ पढ़ा हुआ है तो भी आराम से देखिए 4 क्वेश्चन आराम से कर लेगा। अब उसके बाद एक कविता दिया गया है, काव्यांश है, उससे बनाना है। अब काव्यांश भी देखिए इतना अच्छा है कि आप लोग इसको सुने होंगे, ये बहुत अच्छा मोटिवेशनल है कि लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखराता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कितना अच्छा मोटिवेशनल है। इसी तरह आप लोग भी कोशिश करते रहिए, कभी हार नहीं होगा। और देखिए इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। किससे डरकर नौका पार नहीं होती, तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, सेकंड ऑप्शन। उसका नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है, तो दीवारों पर चढ़ती है, फर्स्ट ऑप्शन। 7वां नंबर, मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है, तो मन का विश्वास, आगे ऑप्शन देखिए दिया हुआ है साहस, तो साहस भरता है। उसके बाद फोर्थ मतलब 8 नंबर क्वेश्चन है, कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती, तो हार नहीं होती। देखिए एकदम सिंपल। अभी हम लोग 8 क्वेश्चन किए हैं और 8 क्वेश्चन में 8 में 8 नंबर एकदम आसानी से आ जाएगा। अब थोड़ा सा आप लोगों का है व्याकरण। अब व्याकरण को थोड़ा सा पढ़ना है, व्याकरण में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, समास और वाच्य, ये 3-4 टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, आराम से आपका ग्रामर में भी पूरा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, समास का वीडियो है, आप देख लीजिएगा, एक बना हुआ होगा प्लेलिस्ट हिंदी ग्रामर के नाम से, वहाँ पे आप भी हिंदी ग्रामर पढ़ सकते हैं। बाकी एक बार हम इसका और कुछ कुछ चीज़ का इंपॉर्टेंट का रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होते हैं वहाँ वह कौन सी क्रिया होती है, जिसमें कर्म हो। ठीक है, तो एकदम लॉजिक सिंपल है, जहाँ कर्म हो तो वो सकर्मक और जहाँ कर्म ना हो वो अकर्मक। ठीक है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो कौन सा वाक्य, देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन, सीता आम खाती है, यही आपका हो गया सकर्मक क्रिया। अब कैसे आप सकर्मक क्रिया खोज सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन इससे पूछना है क्या। ठीक है, क्या किसको ये क्वेश्चन पूछिएगा तो अपने आप उसमें आपको कर्म मिलेगा। ठीक है, सीता अगर सेंटेंस रहता सीता खाती है, ठीक है, सीता खाती है, तो यहाँ पे आपका अकर्मक क्रिया हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये दिया गया है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सीता आम खाती है, किसको खाती है, आम को खाती है। तो याद रखिएगा, अगर आपको जानना है कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, तो क्या या किसको, यही 2 सवाल कीजिए अपने सेंटेंस से, तो आपको वहां से आंसर मिल जाएगा। और जैसे यहाँ पे देखिए बंदर पेड़ पर बैठा है, तो बंदर पेड़ पर बैठा है तो इससे क्या पूछिएगा, तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। किसको पूछिएगा तो इसका भी अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बस ये आपका हो गया। अब 11 नंबर,
शिक्षक है, ठीक है, ये वाला स नहीं, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये वाला स रहता है। तो शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, इस वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया हो जाता है, किसको पढ़ाते हैं, तो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, ठीक है। 12 नंबर, मोहन आम खरीदता है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, कौन सा पद क्रिया है, तो खरीदना ही तो क्रिया है, देखिए सिंपल गा नंबर, खरीदता यही क्रिया है। 13 नंबर, मुझसे चला नहीं जाता, वाच्य कौन सा है, तो ये भाव है, भाव को प्रकट कर रहा है, भाववाचक वाच्य है ये, कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इस तरह का कोई भी वाक्य आएगा तो वह आपका भाववाचक बन जाएगा। 14 नंबर, कर्ता, कर्तृवाच्य होना चाहिए, कर्तृवाच्य वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन डैश के अनुसार होता है, तो किसके अनुसार होता है, तो कर्ता के अनुसार होता है, और कर्तृवाच्य है तो कर्ता के अनुसार, और कर्मवाच्य रहता तो कर्म के अनुसार, सिंपल सा चीज़ है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, हाँ 15 नंबर है, अब यहाँ से चला जाए, ठीक है, बोलते हैं ना चलो अब यहाँ से चला जाए, किस वाच्य का उदाहरण है, तो ये आपका भाववाच्य है, भाव को बतला रहा है। भर पेट कौन सा समास है, तो भर पेट, ठीक है, इसमें जो पहला पद है वो आपका, हाँ अव्यय है। भर पेट, देखिए अगर आप विग्रह भी कीजिएगा भर पेट का, तो पेट भर कर होता है, पेट भर कर, ठीक है, तो यहाँ भर जो आगे लग गया ये आपका अव्यय पद है, इसीलिए अव्यय भाव समास हो जाएगा, ठीक है। हाँ 17 नंबर, तत्पुरुष समास में डैश पद प्रधान होते हैं, तो तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है। पद दो होता है, प्रथम पद और अंतिम पद, तो देखिए जैसे भर प्रथम पद है, पेट अंतिम पद है, तो उसी तरह तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से मित्र का अनेकार्थी कौन नहीं है, तो देखिए मित्र का अर्थ तो दोस्त भी होता है, सूर्य भी होता है, ठीक है, और ग नंबर ए दिया हुआ है, घ नंबर घर, तो घर तो नहीं होता है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द बोलिए या पर्यायवाची शब्द बोलिए। उसके बाद 19 नंबर, इनमें से अव्यय का भेद नहीं है, तो इनमें से कौन अव्यय का भेद नहीं है, तो क्रिया अव्यय का भेद नहीं है, बाकी ये क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक और निपात ये तीनों जो है अव्यय का भेद है। 20 नंबर क्वेश्चन, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे डैश कथन कहते हैं, तो उसे कौन सा कथन कहते हैं, उसे मिश्र कथन कहते हैं। अब आइए 21 नंबर, 21 नंबर, डैश बहुत गर्मी है, रिक्त स्थान भरिए, तो हम लोग क्या कहते हैं, वाह बहुत गर्मी है, ऐसा तो कुछ कहते नहीं, हम लोग कहते हैं उफ बहुत गर्मी है ना, तो इसमें हो जाएगा उफ, ये क्या है, हाँ उफ बहुत गर्मी है, हो गया। अब आ जाइए आगे, फिर से दिया हुआ है बहुवैकल्पिक प्रश्न है, इसमें फिर से अब पैसेज दिया हुआ है, ये सब पैसेज अब किताब से रहेगा, पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ है। देखिए, पान वाले के मुंह, हाँ पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था, हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, ठीक है, ये जो है किसका है, नेताजी का चश्मा का लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि प्रस्तुत अंश किस पाई से लिया गया, तो नेताजी का चश्मा हो जाएगा। उसके पान वाले के मुंह में क्या ठूसा था, तो पान ठूसा था, ये भी देखिए एकदम सिंपल है, ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा मोड़ा आइडिया होना चाहिए, अगर हल्का फुल्का ही पढ़े होंगे तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये शहनाई है, ठीक है, शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं, सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की पांचों वक्त वाली नवाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। तो 24 नंबर में है कि शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो शहनाई की ध्वनि को मंगल ध्वनि कहा जाता है, यहाँ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद लेखक ने शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक किसे कहा है, तो भाई बिस्मिल्लाह खां का ही चर्चा है, तो बिस्मिल्लाह खान को कहा गया है। 25 नंबर का नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं 26 नंबर में क्या है, अब एक काव्यांश दिया है, इसको देखिए, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल माही तेल न की गागरी बूंद न ताको लागी, ठीक है। पुरैन पात मतलब यहाँ एक पत्ता है, जैसे कमल का पत्ता को कहा गया है कि उस पर आप पानी देखिए डालिए, वो पानी में ही रहता है कमल का पत्ता, कमल, और कमल का पत्ता पे जब आप पानी डालिएगा तो क्या होता है, वो गिर जाता है, पत्ता पे पानी नहीं रहता है, ठीक है, एक बूंद भी पानी नहीं रहता है। तो देख क्वेश्चन पूछा पुरीन पात का अर्थ, तब पुरीन पात का अर्थ कमल का पत्ता, ग नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। 27 नंबर, इस पद का रचयिता कौन है, तो इस पद के जो रचयिता है वहाँ है आपके सूरदास, ठीक है।
फिर है मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती यह है, वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, यह उसका शिष्य। ठीक है, तो देखिए मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, तो यहीं लिखा हुआ है चट्टान जैसी, तो यहीं ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा चट्टान जैसी। 29 नंबर है किसकी आवाज़ को कमज़ोर एवं कांपता हुआ बताया गया है, तो यहीं पे बताया था उस मुख्य गायक का जो भाई है या फिर शिष्य, ये पूछा था। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका संगीतकार की, या संगीतकार होना चाहिए क्योंकि यहाँ अदर ऑप्शन वैसा है नहीं, तो संगीतकार की। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपका आता है 10 क्वेश्चन, इसके लिए थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो उधर 30 नंबर आपका आराम से हो गया, 30 नंबर बिना पढ़े समझिए हो गया। अब 30 नंबर इधर के लिए देखिए। गोपियों ने बड़े भागी किसे कहा है, तो ये उद्धव को कहा है, वो कविता है ना, उद्धव तुम हो अति बड़ा भागी। ठीक है। अब परशुराम ने मंदबुद्धि बालक किसे कहा है, तो परशुराम ने मंदबुद्धि बालक है जो कि एक सेकेंड, हाँ, परशुराम ने मंदबुद्धि बालक किसे कहा है, तो लक्ष्मण को कहे हैं परशुराम ने। ठीक है, जो धनुष टूट जाता है। फिर है 32 नंबर, मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें होती है, तो बच्चों की मुस्कान में, तो कविता पढ़े हैं यह तेरी दंतुरित मुस्कान। फिर फसल किसका गुणधर्म है, तो फसल जो है मिट्टी का गुणधर्म है। फिर कविता में छाया का अर्थ क्या है, तो कविता में छाया का अर्थ है दुख। और भोलेनाथ अपने हमजोलियों के दल में मिलकर क्या करने लग जाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खेल और तमाशे। फिर जॉर्ज पंचम की लाव कहाँ स्थित थी, तो जॉर्ज पंचम की जो लाव थी वो आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में स्थित थी। आगे देखिए 37 नंबर, गंगटोक का क्या अर्थ है, गंगटोक का अर्थ होगा आपका पहाड़। ठीक है। उसके बाद फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे, तो हिंदी को वो राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। 39 नंबर, लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था, तो लेखिका के पिता का स्वभाव जो था वो सक्की जैसा था। ठीक है। और 40 नंबर क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे, तो वो जो थे संगीत कला में निपुण थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेट 1 कंप्लीट हो गया। अब सेट 2 का वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगा, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।